everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 5th, which is about medical science and health. Okay? See, we all wish to stay healthy. For this, we need different things. We need clean environment and daily exercise. We also need nutritious food and good medical care against diseases. Today, medical science has made tremendous progress. Several methods of diagnosing and medical instruments have been invented and developed. Thousands of medicines are available and more are being developed for the treating various diseases. Let us learn about major development in the field of medical science. What they saying कि हम सभी को क्या हेल्दी रहना हम सभी चाहते हैं एंड इसके लिए हमें डिफरेंट थिंग्स की रिक्वायरमेंट है. हमें क्लीन एनवायरनमेंट, डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत है. हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए टू स्टे हेल्दी एंड उसके साथ साथ एक अच्छा मेडिकल केयर भी हमें चाहिए अगेंस्ट द डिजीजेस. सो आज के टाइम पे स्टूडेंट मेडिकल साइंस ने काफ़ी ट्रमेंडस प्रोग्रेस करी है. हमारे पास सेवरल मेथड्स हैं डायग्नोस करने के, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको इन्वेंट किया गया है. उसके साथ साथ क्या काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है एंड और भी बहुत सारी मेडिसिन को डेवलप किया जा रहा है फॉर ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ डिजीज. ठीक है, चलो. सो आज हम क्या मेडिकल साइंस के फील्ड में जो कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर द वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स? क्या क्या वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है? नंबर 1, द डॉक्टर्स थर्मामीटर. सो डॉक्टर्स थर्मामीटर जिसे मेडिकल थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहा जाता है, इसका यूज करते हैं हम क्या टू टेक बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल. राइट. अब ट्रेडिशनल थर्मामीटर्स में क्या थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स का यूज किया जाता है, यानी कि या तो अल्कोहल या मरकरी का, सो दैट बॉडी कैविटी का जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया जाए ओरली या एक ऑक्सिलरी पॉइंट पर सच एज अंडर आर्म. ठीक है. सो ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ मरकरी, क्योंकि क्या मरकरी जो है काफ़ी टॉक्सिक है एंड ऐसे थर्मामीटर्स के ब्रेक होने का डेंजर होता है. सो काफ़ी सारे ड्यू थर्मामीटर जिनमें इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उनको एज अ ऑल्टरनेटिव हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका ईयर ड्रम और फॉरहेड. ओके, चलो. एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स व्हाट कि हमें कोई फीवर नहीं है. अगर बॉडी टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज़्यादा है दैट मीन्स वी हैव फीवर. ठीक है. कुछ थर्मामीटर्स हैं जिनमें दोनों फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स होते हैं और आज के टाइम पे थर्मामीटर्स आपकी 2 टाइप्स में अवेलेबल हैं, दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल थर्मामीटर. ठीक है. जो मरकरी थर्मामीटर है उसको डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इन्वेंट किया था इन 1740. ठीक है. ये सबसे छोटा ग्लास थर्मामीटर था जिसको एक नैरो ट्यूब के साथ डिजाइन किया गया था अबव विद द पल्स एंड जब इस थर्मामीटर को रिमूव किया जाता फ्रॉम द बॉडी, जो मरकरी कॉलम है वो पोजीशन को शो करता है ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी. ठीक है. चलो नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप एक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मेडिकल प्रोफेशनल यूज करते हैं पेशेंट की चेस्ट कैविटी को लिसन करने के लिए, हार्ट एंड जो वेरियस पल्स पॉइंट है उन्हें सुनने के लिए. कॉमनली डॉक्टर्स जो हैं क्या करते हैं, जो लंग्स में कंजेशंस होते हैं उनके साउंड्स को सुनते हैं एंड जो इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं उनको भी सुना जाता है इसी के थ्रू. नर्सेज भी स्टेथोस्कोप का यूज करती हैं रीस्टोर्ड ब्लड को सुनने के लिए, जो कि आपके ब्लड प्रेशर चेक्स की वजह से होता है. एंड आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक डॉक्टर के पास आप स्टेथोस्कोप देखेंगे. अब 1816 में डॉक्टर रेने लेनिक ने क्या एक सिलेंडर बनाया था सेवरल शीट्स ऑफ पेपर से एंड इसको अपने पेशेंट्स के ऊपर यूज किया गया था. उन्होंने क्या डिस्कवर किया दैट इंटरनल साउंड्स है उनको क्लियरली सुना जा सकता है इस ट्यूब के थ्रू एंड उन्होंने इस लिसनिंग डिवाइस को परफेक्ट किया वुडन ट्यूब्स का यूज करके, जिसको एक लाद पे टर्न किया गया एंड एक्सपेरिमेंट की वजह से ही आगे चल के स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हुआ. डॉक्टर रेने लेनिस के इस इन्वेंशन को क्या कहा गया, मीडिएट ऑसिलेशन कहा गया 1819 में. जो उनके कलीग्स थे उन्होंने डॉक्टर लेनिस को कन्विंस किया कि वो अपने इस इन्वेंशन को क्या नाम दे, स्टेथोस्कोप नाम दे. ठीक है. किस एक ग्रीक वर्ड है फॉर चेस्ट जिसको स्टेथोस कहा जाता है एंड टू व्यू दैट इज स्कोप, तो इसी बिहाफ पर इसका नाम पड़ा स्टेथोस्कोप. नेक्स्ट इज व्हाट माइक्रोस्कोप. अब जो पहला माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था वो आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप था. ऑल्दो द ओरिजिनल इन्वेंटर थे दैट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई. एक अर्ली माइक्रोस्कोप को बनाया गया था बाय हैंस लिपर्शे एंड जोचारियस जेनसन ने 1590 में इन मिडलबर्ग नीदरलैंड. ओके. इसमें एक सिंगल लेंस था. ये वाटर ड्रॉप्स को क्या करते थे, यूज करते थे, जो उसको एक स्मॉल होल के अंदर कन्फाइन किया गया सो जो किसकी तरह एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वर्क करे एंड इवेंचुअली ग्लास को रिप्लेस कर दिया गया वाटर के साथ एज अ मीडिया.
फिर उसके बाद जो अर्लीस्ट माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, टिनी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके उसको काफ़ी लार्ज दिखाता है। ओके, ये हेल्प करता है हमें छोटी-छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो हम अपनी नेकेड आइज़ के थ्रू नहीं देख सकते हैं। एंड इन्वेंशन जो हुआ ये माइक्रोस्कोप का, इसने साइंटिस्ट को हेल्प किया सो दैट वो जर्म्स, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सभी को बहुत ईज़िली देख सकते हैं, जिनके थ्रू डिजीजेस कॉज होती है। उनको समझ सकते हैं, उनकी स्टडी करी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर ओवर द ईयर साइंटिस्ट कुड आइडेंटिफाई द जर्म्स। उसके बाद आगे जैसे टाइम गया, साइंटिस्ट ने फिर उन जर्म्स को आइडेंटिफाई किया जिससे डिफरेंट डिजीजेस होती हैं। उसके बाद वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए इन डिजीजेस को क्योर करने वाली मेडिसिन को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्जरी। अब समटाइम्स टू क्योर द डिजीज और रिपेयर द ऑर्गन्स। अब कभी कभी क्या, डिजीज को क्योर करने के लिए या ऑर्गन्स को रिपेयर करने के लिए सर्जन्स को क्या करना पड़ता है, बॉडी को ओपन करना पड़ता है एंड ऑर्गन्स को ऊपर ऑपरेट करना पड़ता है। इसी को क्या कहा जाता है, सर्जरी कहा जाता है। सर्जरी जो है काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिसिन का यूज़ करके करी जाती है। प्रायर टाइम पहले जो थी सर्जरी को बार्बर सर्जन्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता था। फ्रेंच सर्जन थे एम्ब्रोइजी पेरे, उन्होंने क्या एक न्यू सर्जिकल टेक्निक को डेवलप किया और उनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। देन बाय 1536 वो मास्टर सर्जन बने एंड आज सर्जरी के थ्रू जो डैमेज बॉडी ऑर्गन्स है आप उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं। हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब कॉमन है आज के टाइम पे एंड सर्जरी के थ्रू ह्यूमंस जो हैं वो काफ़ी और लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि आपके सुश्रुता, ये आपके फादर ऑफ सर्जरी थे। ये आपके आयुर्वेद के टीचर थे जो कि इंडिया में रहे अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ही इज बिलीव टू हैव परफॉर्म्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। ये माना जाता है कि उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी परफॉर्म करी थी, जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी एंड यूरिनरी स्टोन सर्जरी। ठीक है, सुश्रुता। नेक्स्ट इज इनक्रेडिबल मेडिसिन। अब इनक्रेडिबल मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे वंडर मेडिसिन हैं जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ग्रेटली यूज़ किए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू एंड ये मेडिसिन डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए। और उनमें से दो ऐसी मेडिसिन हैं जो काफ़ी ग्रेटली यूज़ करी जाती हैं, जिनको डिस्क्राइब किया गया है। नंबर वन इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को डिस्कवर किया था अमेरिकन फिजिशियन ने, जिसका नेम था सैमुअल ग्यूथरी। ओके, और इनको जो नेम दिया गया इसको क्लोरोफॉर्म, वो जीन बैप्टिस्ट ड्यूमास के थ्रू दिया गया। ठीक है, चलो फिर 1847 में सर जेम्स यंग सिम्पसन थे, जिन्होंने एक एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज जो थी क्लोरोफॉर्म की उसको डिस्कवर किया एंड सक्सेसफुली इसको फिर मेडिकल यूज में जनरली क्या इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को आप क्या एज एन इनहेल्ड, एक एनेस्थेटिक की तरह इनहेल, मतलब इनहेल एनेस्थेटिक की फॉर्म में यूज किया जाता है सर्जरी के ड्यूरिंग। जब हम क्लोरोफॉर्म को इनहेल करते हैं, क्लोरोफॉर्म के वेपर्स को, उससे क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक पेशेंट का वो डिप्रेस हो जाता है एंड एक पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके थ्रू डॉक्टर एक सिंपल सर्जरी को या किसी भी पेनफुल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म के यूज से पहले सर्जरी जो हुआ करती थी काफ़ी पेनफुल हुआ करती थी। ओके, चलो नेक्स्ट इज पेनिसिलिन। ठीक, सो पेनिसिलिन भी क्या है, एक अर्लीस्ट डिस्कवर्ड एंड वाइडली यूज एंटीबायोटिक एजेंट है, जिसको पेनिसिलियम मोल्ड से बनाया गया है। एंटीबायोटिक्स आपके नेचुरल सब्सटेंसेस है जो कि बैक्टीरिया एंड फंगाई के थ्रू रिलीज किए जाते हैं इनटू देयर एनवायरनमेंट। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया गया था। ये मेडिसिन क्या करती है, कुछ टाइप्स ऑफ जर्म्स को डिजीज किल करती है, जिससे काफ़ी सारी डिजीजेस हो सकते हैं लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कॉलरा, प्लाग। ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि इन्फेक्शंस जो हो सकता है बॉडी में उसको प्रिवेंट करती है एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है बाय द यूज ऑफ दिस मेडिसिन। नाउ मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग डिजीजेस, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर वन इज वैक्सीनेशन। सो इट इज बिलीव दैट वैक्सीनेशन हैव बीन यूज्ड इन इंडिया। ये माना जाता है कि वैक्सीनेशन का जो यूज है वो इंडिया, चाइना एंड ईरान में एशियन टाइम से किया जा रहा है। हाउएवर जो इंग्लिश है, इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर है, उन्होंने पहली वैक्सीन को डिस्कवर किया था जिसके थ्रू स्मॉल पॉक्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, ही वॉज इंस्पायर्ड टू डेवलप द टेक्निक। वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए जब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डेयरी मेड्स हैं वो प्रीवियसली पहले सिक होते हैं काउपॉक्स से एंड फिर स्मॉल पॉक्स को कैच कर लेते हैं, जो कि एक डिजीज है सिमिलर टू काउपॉक्स वायरस। तो Jenner wondered if the dairy maids have developed immunity against a disease smallpox, then often kill people in much feared epidemics. ओके, तो जेनर ने अपनी इस थ्योरी को टेस्ट किया जो कि 8 ईयर ओल्ड बॉय पे थी नेम फिप्स। उन्होंने क्या किया,
मिल्क मेड काउ पॉक्स ब्लिस्टर में से थोड़ा सा मैटर लिया एंड उसको उस बॉय की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। बॉय जो कि आपका काउ पॉक्स से सफ़र कर रहा था सून रिकवर्ड हो गया एंड उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुए। तो डॉक्टर जनरल ने फाउंड किया इस प्रोटेक्शन को विच इज़ अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। उन्होंने सक्सेसफुली इस मेथड को टेस्ट किया और प्रिवेंटिंग स्मॉल पॉक्स ऑन अदर पीपल ऑल्सो। आज आप हमको किसी डॉक्टर जनरल को थैंक्स करना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स जो है ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुका है वर्ल्ड पे से एंड तब से जो वैक्सीनेशन है वो डेवलप की गई है फॉर मेनी डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टेटनस, येलो फीवर, पोलियो एंड टाइफाइड। ओके, नेक्स्ट इज पेस्टराइजेशन। पेस्टराइजेशन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर है मिल्क प्रोसेसिंग में। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप किसी चीज़ को हीट करते हो, एग्जाम्पल मिल्क, इसको हीट किया जाता है बैक्टीरिया किल करने के लिए सो दैट ये काफ़ी लंबे समय तक चले। अब ये मेथड को इन्वेंट किया गया था फ्रेंच साइंटिस्ट के थ्रू कॉल्ड लुइस पेस्चूर एंड इसीलिए इस मेथड का नेम पड़ा पेस्टराइजेशन। ओके, इसके थ्रू जो अनडिजायरेबल बैक्टीरिया हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है मिल्क के क्वालिटी को रिड्यूस किए बिना। पेस्टराइजेशन सेफ्टी, क्वालिटी एंड एक लॉन्गर शेल्फ लाइफ इंश्योर करता है फॉर मेनी बेवरेजेस। आज के टाइम पे मिल्क जो कि आपके पॉलीपैक्स या बॉटल्स में अवेलेबल है उसको पेस्टराइज किया जाता है एंड ये क्या नहीं करता, ये कोई भी डिजीज स्प्रेड नहीं करता है बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, प्रिजर्वेटिव्स। ओके, सो वी यूज प्रिजर्वेटिव्स टू फूड आइटम्स टू प्रिजर्व देम। अब हम क्या फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर, ये आपके दो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको आप फूड आइटम्स में ऐड करते हैं सो दैट उनको एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्रिजर्व किया जा सके। ये प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, उनके अंदर जो जर्म्स की एक्टिविटीज है, ब्रीडिंग है, उनको स्लो डाउन कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हम सॉल्ट एंड शुगर ऐड करके प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि सॉस, जैम, जेली, पिकल्स एक्सेट्रा। कीपिंग हेल्दी, अब जर्म स्टूडेंट क्या करते हैं, काफ़ी सारी डिजीजेस कॉज करते हैं एंड एक अनबैलेंस डाइट से भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अनबैलेंस डाइट लेते हैं देन वी मे सफर फ्रॉम काइंड ऑफ डिजीज ऑल्सो। सो हमें अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज रखना है इफ़ वी टेक सम प्रिकॉशंस। अगर कुछ प्रिकॉशंस लेंगे तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फ्री रख सकते हैं फ्रॉम डिजीजेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, योरसेल्फ एंड सराउंडिंग्स, खुद को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन एंड नीट रखना है। अपने हैंड्स को सोप एंड वाटर से आपको वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। ठीक है, ऑलवेज थ्रो गार्बेज, गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में थ्रो करना है और वो डस्टबिन में हमेशा कवर्ड रहना चाहिए। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर फिटनेस एंड एक गुड न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए एंड हमेशा ऐसे फूड को खाना चाहिए जो कवर्ड फूड हो। डू नॉट ईट एनी काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड एंड ऑल। ओके, चलो, सो that's all for today. We have completed the chapter and I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.